10 साल का एक लड़का कुछ रुपयों के लिए पापड़ बेच रहा है. Fast forward many years and he's in the power corridors of Delhi as an IRS officer. वो जीविका थी, ये जीवन है. That was the livelihood. ये लाइफ है. सर, जैसा आपकी बातों से समझ में आ रहा है, कोई एक प्रिविलेज्ड चाइल्डहुड नहीं रहा आपका. कई बार तो ऐसा भी होता था कि पापड़ बेलने वाले बाजार में नहीं मिल रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया, तो पता लगा कि 100 पापड़ मैं बेल रहा हूँ, 100 पापड़ माताजी बेल रही हैं. घर में हम रेड कर रहे थे. सूचना पक्की थी, हमने वेरीफाई भी कर लिया था. और 2 दिन से हम सब लोग लगे हुए हैं, कुछ मिल नहीं रहा. कि जब मेरा सूरत से ट्रांसफर हुआ, अगर किसी ने मुझे सबसे अच्छा फेयरवेल दिया तो उन्हीं डॉक्टर साहब ने दिया था. अच्छा. हाँ, माँ की कोख एक मंदिर है और शिशु उसकी दिव्य प्रतिमा. यदि आपको दिव्य संतान को जन्म देना है तो साधना करनी होगी. आप 200 रुपए की सब्जी खरीदने के लिए 4 बार टटोलते हैं और एक संतान को जन्म देने से पहले आपने सोचा ही नहीं कि आपकी तैयारी क्या है. मेरी सिस्टर को कैंसर हो गया था और उनकी हालत को देख करके वो तो तड़पती ही थी, हम लोग भी तड़प जाते. ऐसे में मैंने उनसे कहा कि आप हमारे साधना केंद्र में आप आ जाइए. उनका फीवर चला गया, उनका दर्द चला गया, उनके मूड स्विंग्स खत्म हो गए, उनकी वेरिकोज वेन्स जो ब्लीच थी वो साफ हो गई, बिल्कुल एकदम से ठीक हो गई. This episode has it all: grit, pain, purpose, and transformation. Hi everyone, and Jai Jinendra. Welcome to another episode of Unfiltered Stories by Jito Gurugram, where we get real people to share their extraordinary lives, raw and unfiltered. Today, we have a special guest with us, Shri K.C. Jain ji, and his story is nothing less than extraordinary. Imagine 10 साल का एक लड़का राजस्थान के शहर में 40 किलो वजन लेकर कुछ रुपयों के लिए पापड़ बेच रहा है. Fast forward many years and he's in the power corridors of Delhi as an IRS officer. This episode has it all: grit, pain, purpose, and transformation. I'm sure you will not want to miss a minute. We couldn't have asked for a better and more powerful story than of Shri K.C. Jain sir. Thank you, sir. Welcome to our studio. नमस्कार. Sir, you've been an ex-IRS officer, 37 years of illustrious journey. How are you feeling now? The way I was feeling during my service, मुझे तो एक दिन भी चेंज महसूस नहीं हुआ. अच्छा, तो एक सर्विस पड़ाव था. जी, तो सर्विस के दौरान और सर्विस के बाद क्या आपके लाइफ में बदलाव है, आपकी दिनचर्या में बदलाव है? दिनचर्या में तो बदलाव आना ही था कि I mean you meet different kind of people, you are discharging different kind of job. Otherwise, I didn't feel the change even for a day. I mean, it has been a very smooth transition for the reason कि I mean, if I could put it simply, वो जीविका थी, ये जीवन है. क्या बात. That was the livelihood. ये लाइफ है. तो ये तो पैशन था, पहले से भी कर रहा था, वो काम पूरा हो गया तो इसको शुरू कर दिया. हाँ, ब्यूटीफुल सर. तो हम आपकी जीविका की लाइफ के बारे में तो जानने के लिए बड़ा ही एक्साइटेड एंड इंटरेस्टेड हैं कि हाउ वाज योर जर्नी एज एन IRS ऑफिसर, मगर हम उससे पहले आपको आपके बचपन में लेके जाना चाहते हैं. जी. एंड वी वुड वांट टू नो एंड आवर ऑडियंस वुड वांट टू नो कि हाउ वर योर इनिशियल डेज व्हाइल यू वर ग्रोइंग अप. इनिशियल डेज काफ़ी चैलेंजिंग थे. एक्चुअली उसका एक इतिहास है. माई ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, they originally belonged to Rajasthan. Shri Ganganagar home district था हमारा. Okay. They had migrated to other side of the border, Pakistan में. अच्छा. And they were doing fairly well there. 1947 में overnight सब कुछ change हो गया. Correct. तो my grandparents they migrated back. हमारे father की उम्र उस वक्त रही थी 11 साल. और I mean they were penniless. हमारी दादी को जो हमने देखा भी है कि वो कढ़ाई बुनाई कर उन्होंने अपने बच्चों को पाला. अच्छा. उनको कढ़ाई का काम आता था. कभी राखियां बनाती थी, कभी धोतियों पर कढ़ाई का काम करती थी. और ऐसे ही दादाजी कोई दलाली का या कुछ ऐसा काम करते थे. तो काफ़ी चैलेंज का पीरियड रहा. आई मीन इफ़ आई कुड से सो कि आज़ादी के बाद के 40-45 साल, 35-40 साल जो है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहे. तो हमारा बचपन भी उसी के साथ गुजरा. अच्छा जी. तो आपके बचपन की सबसे विविड मेमोरीज क्या है? बचपन की सबसे विविड मेमोरीज तो जो बिल्कुल
बिल्कुल चाइल्डहुड में जाऊं, जो सबसे पहली याद आती है तो एक छोटा सा मकान है, साइज है 25 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा, बाहर चबूतरा नहीं है, दीवारों पर प्लास्टर नहीं है, खिड़कियों पर दरवाजे नहीं हैं, अंदर सारा घर कच्चा सा ही है। और रोज संघर्ष है जीवन में कि किस प्रकार से जीवन यापन पूरा होगा, और घर का हर आदमी कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी ढंग से कैसे उस संघर्ष को पार करे, और एक को पार करते हैं तो दूसरी एक चीज नई चीज सामने आ जाती है। मतलब अगर किसी को जुकाम भी हो जाता है, दवा दिलानी है तो सोचना पड़ता है कि दवा दिलाएंगे तो फिर 50 पैसा या 1 रुपया लग जाएगा, तो बिना दवा के काम नहीं चल सकता क्या, थिंग्स लाइक दैट। मेहमान 2 घर में आ गए तो सोचना पड़ेगा कि आज तो भोजन तो 3 ही लोगों का बना था, 4 का बनेगा। तो ये जीवन हुआ वहां से शुरू, तो बहुत कुछ सीखा भी उससे, परंतु शुरुआत वहां से हुई। तो सर, जैसा आपकी बातों से समझ में आ रहा है, कोई एक प्रिविलेज्ड चाइल्डहुड नहीं रहा आपका, और बचपन से ही आपने संघर्ष एंड स्ट्रगल देखा है अपनी फैमिली में, और शायद आपकी लाइफ में भी रहा होगा। आपने अभी एक शब्द उपयोग किया कि ये प्रिविलेज्ड नहीं रहा, मैं उसे थोड़ा सा दूसरा अलग हटकर देखता हूं। मैं समझता हूं कि शायद ये प्रिविलेज्ड रहा। वो प्रिविलेज मैं इस रूप में मानता हूं कि लॉ ऑफ नेचर जो है, जो देरी से समझने लगा उस वक्त, तो शायद मैं भी आप ही की तरह सोचता रहा हूंगा कि लॉ ऑफ नेचर यह है कि वो हमें संघर्ष करना सिखाती है, वो चाहती है कि हम संघर्ष करें। जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी है ना, जी सर, कि जो संघर्ष करेगा, जो चुनौतियों का सामना करेगा, वही जीवित रह पाएगा। जो बिल्कुल आराम में रहेगा वो धीरे धीरे अनफिट हो जाएगा। वो एज ह्यूमन बीइंग हमारी एग्जिस्टेंस हो या हमारी एक एक सेल की बात हो। आज कई बार मुझे लगता है कि जब से संपन्नता आई है, जब से हम ज्यादा अच्छी परिस्थितियों में आए हैं, तो शायद हम अपनी अगली पीढ़ी को संघर्ष नहीं दे पा रहे हैं, और वो छोटे से छोटे कोई ऐसे घटनाक्रम पे कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो इट्स नॉट बिफिटिंग देयर माइंडसेट, उनके अनुकूल नहीं है। वो घबरा जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, टूटना शुरू कर देते हैं। तो वो संघर्ष भी जीवन में होना बहुत जरूरी है, चाहे वो आपको प्रकृति दे और चाहे हम खुद पैदा करें। तो मैं तो समझता हूं कि वो भी एक प्रिविलेज ही थी कि जिसने आपको जीवन की चुनौतियों को जानना, समझना, स्वीकार करना और उनके साथ काम करना सिखाया। तो वो भी वरदान ही था। वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव सर, कि वो चुनौतियां भी एक्चुअली आपकी लाइफ के जर्नी में, आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प कर रही थी। तो आपकी स्कूलिंग टाइम की ऐसी क्या चुनौतियां रही? स्कूलिंग में अब बहुत अच्छे स्कूल में जाने का तो हमें अवसर नहीं था, हमें सरकारी स्कूल ही चुनना था, लेकिन फिर ठीक रहा तो प्राइवेट स्कूल में भी हमें पढ़ाई करने को मिल गया। लेकिन उसके साथ साथ आर्थिक चुनौती ने भी एक हमें व्यस्त रखा। पिताजी एक छोटी सी नौकरी करते थे, उससे जीवन यापन हो नहीं पाता था, और यह प्रश्न हमेशा सामने था कि क्या किया जाए। पढ़ाई में हम ठीक ठाक थे, और माता पिता का यह स्वप्न था, पिताजी का एक बहुत, और माताजी उनके साथ थी दिन रात, कि बच्चों को इससे बेहतर जीवन देना है। और उसके लिए उन्होंने जो संघर्ष किया और उन्होंने जो साधना की, मैं 2 अलग अलग शब्द का उपयोग कर रहा हूं, संघर्ष और साधना। संघर्ष की किस प्रकार से वो उन आर्थिक चुनौतियों से हमें उबारे, हमारे लिए कंफर्टेबल लाइफ स्पैन तैयार करें, और साधना है, जैन परंपरा से हम हैं तो पूजा पाठ भी करना है, त्याग तपस्या भी करनी है, ध्यान भी करना है, अपने जीवन को सात्विक भी रखना है, पूरे जीवन के लिए रात्रि भोजन त्याग देना। बाद में पता लगा कि उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य की साधना भी की, सामायिक पूजा पाठ न जाने कितने कितने उन्होंने किए। तो वो सारा का सारा हमने बचपन में उनको करते हुए देखा। कुछ तब जान पाए, कुछ बाद में जान पाए, और इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ किया। अभी कभी तो ऐसा लगता है कि जो हमारे माता पिता ने हमारे लिए किया, शायद सारी संपन्नता, सारे साधन होने के बाद भी उसका 10% भी हम अपने बच्चों के लिए नहीं कर पा रहे हैं। ये मन में कभी कभी अपराध बोध होता है, अगर मैं आपसे सही कहूं तो। अच्छा जी जी जी। तो आपकी बात सुन के लग रहा है कि आपकी लाइफ की सक्सेस
का शायद एक बहुत बड़ा अंश या क्रेडिट आप अपने माँ बाप को देंगे और उनके त्याग, बलिदान और तपस्या बिल्कुल को। बिल्कुल। सो उसमें मैं मुझे बताने में कोई संकोच नहीं है। हमारी उम्र रही होगी 10 साल की, मेरी उम्र 10 साल की रही होगी, और यह आर्थिक कठिनाई रोज मुंह बाय खड़े रहती थी सुबह दोपहर शाम को। तो माता जी को उनके चाचा जी ने सिखाया कि तुम चाहो तो घर में बैठे कुछ काम कर सकती हो। जैसे आजकल बहुत से लेडीज घर में काम करती हैं, लेकिन वो उतना आसान नहीं था जी। तो उनका, बेटे मैं तो एक ही काम जानता हूँ, बड़ी और पापड़ बनाना। अच्छा। हमारे घरों में औरतें बड़ी पापड़ बनाती भी थी, तो वो तो घर के लिए बनाती थी, लेकिन उन्होंने कमर्शियल लेवल पे उसको बनाना सिखाया। ये कहना जितना आसान है, ये करना उससे ज्यादा कठिन, बहुत कठिन है। तो दाल को पीसना, उनकी बड़ियों को बनाना, उनको धूप में सुखाना, उनके पैकेट तैयार करना, फिर उसके साथ बाद में पापड़ को और जोड़ दिया गया। अच्छा। वो पापड़ बेलना सुना है ना आपने? हाँ जी सुना है सर। तो वो प्रैक्टिकल रूप में पापड़ बेलने का ही काम रहा। पापड़ का आटा तैयार करना तो और कठिन काम होता है, बहुत कठिन काम। जैसे मठरी का आटा तैयार करते हैं, वैसे ही पापड़ का आटा रहता है। तो आपने अपने सफलता के लिए बहुत पापड़ बेले हैं। हमसे ज्यादा हमारे माँ बाप ने बेले, यहाँ हमने भी बेले। अच्छा। तो वो तैयार करना, उनको फिर एक एक गली मोहल्ले में साइकिल के आगे 10 किलो इधर 10 किलो उधर टांग लिया, 10 किलो पीछे टांग लिया, 40 किलो टांग कर एक एक गली मोहल्ले में जाकर 1-1 किलो बेचकर आना। 1.5-1.5 2 रुपए 3-3 रुपए किलो। 25 पैसे उसमें बच गए तो बड़ी खुशी मनाना कि देखिए आज 5 किलो बेच लिया तो ₹1.25 बच गया। और उसके लिए सुबह 3 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक पूरे परिवार का लगे रहना। अच्छा। तो ये सारा क्रम चलता था पढ़ाई के साथ साथ। जब मेरी अवस्था 10 वर्ष की थी तब से ये शुरू हो गया था। तो पढ़ाई भी करते थे और सहयोग करते थे माताजी पिताजी का इस काम करने में। छोटा भाई भी, बहन भी, सब परिवार के लोग मिलकर सहयोग करते थे। अच्छा। तो ये सीखने को मिला। मतलब अपने हाथों से कई बार तो ऐसा भी होता था कि पापड़ बेलने वाले बाजार में नहीं मिल रहे, उन्होंने मना कर दिया। अच्छा। कि आज तो पापड़ नहीं बेलेंगे, आज तुम्हारे पास समय नहीं है, वापस ले जाइए। क्योंकि बेलने के लिए हम बाजार ले जाते थे, कुछ महिलाओं के घरों में देकर आते थे। अब वो बच गया तो खराब हो जाएगा। तो पता लगा कि 100 पापड़ मैं बेल रहा हूँ, 100 पापड़ माताजी बेल रही हैं, तो ऐसे पापड़ को बेल करके पूरा कर रहे हैं। तो फिर वो पापड़ बेलना शुरू हो गया। जी। तो सर आपकी जो ट्रेनिंग हुई बचपन में, वो तो एज अ एंटरप्रेन्योर हुई कि आप एक बिजनेस के लिए ट्रेन हो रहे थे, एक बिजनेस रन करने के लिए। चाहे आपका बड़ा कर्मठ चाइल्डहुड रहा, मगर वहां से यूपीएससी और आईएएस की तरफ कैसे डाइवर्ट हो गए? कहाँ से ये सोच आई? आप में आई, आपके परिवार में आई? सही मायनों में वो एंटरप्रेन्योरशिप थी एक जीविका के लिए। वो कोई इंडस्ट्री डालने की या ऐसा कोई बिजनेस करने की थी नहीं। मुझे ध्यान है मेरी 12-13 वर्ष की अवस्था रही होगी, और किसी दुकान पर जब मैं बड़ी पापड़ बेचने गया तो उसने कहा आपका माल तो ठीक है और तुम रेगुलर दे जाते हो, तो इस बिजनेस को और बढ़ाओ। तो उस 12-13 वर्ष की मेरी उम्र में मेरा उसको जवाब था कि नहीं, काम तो कुछ और करना है, ये तो केवल साधन है कुछ समय के लिए। तो उसने कह भी दिया कि बेटे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तो अब वो मैं तो स्वाभाविक रूप से कह रहा था, तो मन में कभी ऐसा था नहीं कि मुझे ऐसा कोई व्यापार करना है, ये कभी मानसिकता थी नहीं। अच्छा। न मेरी थी और न माता पिता की थी। उस वक्त तो मन में यही था कि अच्छी से अच्छी पढ़ाई की जाए और प्रोफेशनलिज्म की तरफ, मतलब पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ा जाए। पढ़ करके व्यापार करने का उस वक्त मन में कोई चिंतन नहीं था, और व्यापार किया भी नहीं। मैं तो हमेशा सिविल सर्विसेज में रहा या उसके बाद एनजीओ के साथ रहा जी। तो पढ़ाई का व्यापार से संबंध नहीं था, पढ़ाई का लर्निंग से और एक सक्सेसफुल जीवन जीने से संबंध था। तो फिर सर यूपीएससी के बारे में किसने बताया या कहाँ से प्रेरणा मिली कि इसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं और यहाँ पे मुझे अपना करियर बनाना है? ये तो घटनाक्रम है। जब तक 8वीं क्लास में था तब तक तो यह था कि इंजीनियर बनना है जी, और मैथमेटिक्स भी ठीक था। अच्छा। लेकिन 8वीं पास करते करते समझ में आया कि इंजीनियर बनना तो आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ जाकर के पढ़ाई करने के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए पैसे ही नहीं। तो ये हुआ कि चलिए ठीक है, सीए कर लेते हैं। हमारे एक मामा जी सीए बन गए थे, वो अच्छी तनख्वाह पा रहे थे, तो सीए कर लेते हैं। तो एक दूसरे विद्यालय में चले गए और वहाँ से कॉमर्स ले लिया और बीकॉम कर लिया। बीकॉम करते करते मेरे कुछ प्रोफेसर्स थे, कोई इलाहाबाद के पढ़े हुए थे, कोई अलीगढ़ के पढ़े हुए थे, कोई दिल्ली के पढ़े हुए थे। तो उन लोगों ने प्रेरणा दी कि तुम अगर किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हो तो तुम्हें सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए।
और मुझे सिविल सर्विसेज का कुछ भी आइडिया नहीं था। वहाँ श्री गंगानगर में रहते हुए सिविल सर्विसेज क्या होती हैं, उनकी तैयारी कैसे की जाती है, यही नहीं मालूम था। विषय कौन से लिए जाते हैं, पढ़ाई की जाती है, ये तो बात ही भूल जाइए। अब उन्होंने प्रेरणा दी कि देखिए आप दिल्ली जाइए, दिल्ली में जाकर के एलएलबी में एडमिशन लीजिए और फिर वहाँ सिविल सर्विस की तैयारी कीजिए। बस शायद भाग्य किसी और खींच रहा था तो मैं भी खींचता हुआ चला आया। तो आप दिल्ली आ गए सर फिर उसके बाद? हाँ, दिल्ली आ गए और आशीर्वाद, प्रकृति का योग, भाग्य। देखिए जिस साल मैं दिल्ली आया और दिल्ली में लॉ में मैंने प्रवेश लिया, पढ़ाई कर रहा था, तो संयोग देखिए कि उस वक्त यूपीएससी की परीक्षा के लिए 3 पेपर लेने होते थे। ठीक है। तो एक तो मैं मान रहा था कि एलएलबी कर रहा हूं तो लॉ का पेपर हो जाएगा जी। बाकी 2 पेपर मुझे चूज करने थे कि एक हिस्ट्री ले लिया जाएगा या एक सोशियोलॉजी ले लिया जाएगा। 79 में यूपीएससी का पूरा पाठ्यक्रम चेंज हो गया। अच्छा, एक कठिनाई और भी थी जी। मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। मैं तो बीकॉम हिंदी मीडियम था। क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर क्वेश्चन को पूछने की बात तो भूल जाइए, लेक्चर ही समझ में नहीं आते थे कि एलएलबी के आप। हाँ, जब एलएलबी कर रहे थे कि वो टीचर पढ़ा क्या रहा है, साल भर तो समझने में लग गया। लेकिन 79 में पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम चेंज हो गया, उसमें से अंग्रेजी निकाल दी गई। क्या बात। और कॉमर्स सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अच्छा, जो कि कभी था जो कि मैंने बीकॉम किया था और मैं बीकॉम का गोल्ड मेडलिस्ट था, तो कॉमर्स वाज एज फिश टेक्स टू वाटर, तो मेरे लिए तो बड़ा आसान था। और सब्जेक्ट भी 3 की जगह 2 कर दिए गए। तो एक तो लॉ इंट्रोड्यूस हो गया, एक कॉमर्स आ गया जिसके लिए मैं पहले से तैयार था, और एक अंग्रेजी जो मेरी कमजोरी थी वो ऑप्शनल हो गया। वो हटा दी गई। मतलब वो मीडियम तो रहा, लेकिन जो इंग्लिश का पेपर होता था, इंग्लिश में ऐसे लिखना होता था, इंग्लिश के अंदर कुछ और लिखना होता था, वो हट गया। तो भाग्य ने भी बड़ा सहयोग दिया और मेरा हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैं भाग्यशाली रहा जी, यह रहा मेरे लिए संयोग। वाह जी जी जी। तो you were one of the youngest IAS officers as I can। हाँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, और वो यंगेस्ट इस रूप में भी कह लीजिए कि वो उस वक्त कुछ ऐसी व्यवस्था थी, आज भी है, कि 10वीं कक्षा के लिए मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट होती थी जी, और मैं उसे क्वालिफाई नहीं कर रहा था। अच्छा। क्योंकि हमारे फादर को रहता था कि जितना यंग एज में जितना पास कर लो उतना बढ़िया है। तो उन्होंने मेरी एज बढ़ाकर लिख दी थी। अच्छा। तो जब मैं यूपीएससी में अपीयर हुआ तो बायोलॉजिकली स्पीकिंग आई वाज यंगर देन द प्रिस्क्राइब्ड एज। अच्छा। जो सर्टिफिकेट के ऊपर तो एज ज्यादा लिखी हुई थी जी सर, लेकिन जिस वक्त मैंने क्वालिफाई किया उस वक्त मेरी वास्तव में अपीयर करने की एज थी। अच्छा। तो बायोलॉजिकली तो एज और भी कम थी, लेकिन ये सब संयोग है, हो गया। एंड यू हैव टू बी मिनिमम 21 years to be to appear. To appear. हाँ, I was not 21 when I appeared. But you I was 21 when I passed it out. You passed it out and you became an officer at 21. Yes, I mean I could become जी 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 जी। Interesting. तो फिर क्या रहता है सर once you clear the exam, how is the training, how is the life? और आप जिस तरह से परिस्थिति से निकल कर आए हैं, जैसा आप बता रहे हैं, तो आपकी तो रातों रात परिस्थिति बदल गई होगी। फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ एक टूटा फूटा मकान से इतना पावरफुल पोजीशन में आ गए, तो क्या दुनिया वाकई बदल गई रातों रात? हाँ, बदल भी गई और नई चुनौतियां भी आ गई। बदल तो इस रूप में गई कि जो पहचानते नहीं थे वो पहचानने लग गए, नमस्कार करने लग गए, साथ बिठाने लग गए, एक नाम हो गया। मुझे ध्यान है, मैं समझता हूँ कि जीवन का मेरा सबसे बड़ा एक खुशी का पल रहा होगा, आशीर्वाद का पल रहा होगा। आपने कहा कि दुनिया बदल गई, कि सिलेक्शन के बाद दादाजी के साथ एक दिन बैठा था और कुछ 1-2 लोग दादाजी से मिलने के लिए आ गए थे, और फिर बात चली, आपके पोते का सिलेक्शन हो गया, अच्छा है, ये है, वो है। तो उनके जाने के बाद दादाजी ने जो एक लाइन कही, वो शायद मैंने अपने जीवन में अब सबसे खुशी के पलों के रूप में उसको बांध के रखा है। तो दादाजी कहने लगे एकदम बहुत ही यूं चेहरे पे चमक का भाव लिए हुए कि अब लगता है कि हमारे बहावलनगर पाकिस्तान वाले दिन वापस आ गए हैं। अच्छा। क्योंकि 1947 से लेकर 1980 तक का उन्होंने एक पीरियड देखा था, नेग्लेक्ट का, इग्नोर किए जाने का, संघर्ष का। जो अपने थे वो भी नहीं पहचानते थे, और एक 80 का पीरियड उसके बाद से वो आया कि जो पहचानने से मना कर रहे थे वे भी संबंध जोड़ रहे थे। तो वो तो परिवर्तन आया, लेकिन एक और भी था
वो भी इक्वली इंटरेस्टिंग है जी। कि जैसे ही नौकरी में सिलेक्शन हुआ तो बड़ी पापड़ बनाते थे और जी, साइकिल पर बड़ी पापड़ बेचकर आते थे जी। अब नौकरी में सिलेक्शन तो हो गया, 6 महीने के बाद नौकरी ज्वाइन करेंगे, उसके बाद तनख्वाह आनी शुरू होगी, उस तनख्वाह में से मुझे अपना खर्च भी चलाना है, कुछ मुझे घर भी भेजना है, लेकिन परिवार तो सारा वहीं का वहीं है, छोटा भाई है, छोटी बहन है, माताजी पिताजी हैं, खर्चे सारे के वैसे हैं। तो जो कुछ हम बड़ी पापड़ का काम कर रहे हैं वो तो बंद नहीं कर सकते। सही बात है। और वो सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आपका तो बेटा देखो अब IRS अफसर बन गया, तो अभी भी आप बड़ी पापड़ बेचेंगे क्या? तो अभी भी बना करके आप कैसा ऐसे करेंगे क्या? अब उनको कोई कैसे समझाए, भाई नौकरी में आ जाने से घर का खर्चा तो नहीं मिल जाता, वो तो जब मिलेगा, जब धीरे धीरे तैयारी होगी तभी हो पाएगा। अच्छा। तो जो संकोच पहले जीवन में कभी भी नहीं हुआ कि हम लोग कह भी देते थे पहले कि आप इतना छोटा सा काम कर रहे हैं, आपके बच्चों की शादियां कैसे होंगी, तब संकोच नहीं होता था कि काम छोटा वो है जिसमें कोई गलत किया जाए। अब मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो कभी छोटा महसूस नहीं किया, लेकिन अब समाज ने मन में संकोच पैदा करना शुरू कर दिया कि आप ये बड़ी पापड़ कब तक बेचते रहेंगे, आप कैसे करते रहेंगे, तो तब कठिनाई होती थी। तो क्या आप IAS ऑफिसर बनने के बाद भी क्या कभी बड़ी पापड़ बेले हैं आपने? हाँ, मैं समझता हूँ कि लगभग 2 ढाई 3 साल तक यह अवस्था चलती रही। जब भी मैं तो नागपुर में ट्रेनिंग थी और बॉम्बे में ट्रेनिंग थी, बीच बीच में जब भी घर आता था तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि माताजी पिताजी तो बैठे बड़ी पापड़ बना रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, आटा छान रहे हैं और मैं बाहर बैठा बच्चों के साथ गप मार रहा हूँ या बाजार में घूमने जा रहा हूँ, ये कैसे होगा? या बाबूगिरी कहते हैं जैसे। जी, बाबूगिरी कहते हैं, अफसर भी कह देंगे उसे। तो वो करता रहूं, ऐसा संभव नहीं था, तो मैं भी उनके साथ ही करता था। आपके सिर करियर की कुछ बात करते हैं। जब आप ऑफिसर बन गए तो उसके बाद आपके प्रोफेशन में रेड्स होती हैं, राइट? हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग विषय है। सबसे इंटरेस्टिंग विषय है। तो क्या आपकी सबसे पहली रेड कौन सी थी, अगर आपको याद है, या फिर सबसे इंटरेस्टिंग या डिफिकल्ट रेड कौन सी थी? देखिए, रेड तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसमें प्रोफेशन का एक नेसेसरी पार्ट है। तो जब हम बम्बई ट्रेनिंग में थे तो हमें बड़ा शौक था, जब ट्रेनिंग में थे, कि रेड कैसे होती है, की जाए। हाँ जी। तो हमने अपने सीनियर अफसर से कहा, जो हमारा सुपरवाइज कर रहे थे, कि साहब हमें रेड पे जाना है। वो मुस्कुराने लगे। हाँ जी। और हमें दूसरे दिन रेड पर भेज दिया गया। अच्छा, तो दूसरे दिन भेज दिया गया। हमने रेड वो तैयार नहीं की थी, लेकिन रेड करने हम गए थे, रेड तैयार किसी और ने की थी। ठीक है। तो उसके बाद से वो शौक तो खत्म हो गया। अच्छा। ये वो फिल्म बनाने की तरह है जो आप 3 घंटे में देख करके आ जाते हैं और उसको बनाने में 3 साल लगते हैं। तो वो उसमें तो कितनी मेहनत लगती है, 3 घंटे में जो आपके सामने आ जाता है। तो रेड के साथ भी वही होता है। कोई भी रेड ऐसा नहीं है कि सुबह मन में आया उठा करके कर दी गई। तो उसके लिए तो बहुत तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि दोनों बातें हैं। विभाग के बहुत रिसोर्सेज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बहुत रिसोर्सेज उसमें लगते हैं, और किसी की व्यक्ति की को बड़ी परेशानी हो सकती है, स्वतंत्रता का उसका हनन हो रहा है। तो ऐसे ही जाकर के किसी को रेड कर देना, न तो विभाग उसकी अनुमति देता है, न अधिकारी के हित में है। ओके। तो बहुत की पूरा छानबीन कर लेना होता है कि जो उनके खिलाफ शिकायत है या जो उनके संबंध में हमने सूचना एकत्रित की है, वो सारी की सारी वेरीफाइड है कि नहीं, और वो ऊपर के अधिकारी तक उसको छानबीन कर देखते हैं कि आपने ठीक से इसको चेक कर लिया है कि नहीं कर लिया। फिर और संबंधित बातें हैं, क्योंकि किसी भी ढंग से वो लीक नहीं होनी चाहिए, तो सिक्रेसी भी पूरी रखनी है, एक साथ स्ट्राइक भी करना है। हमने सारी जगह देख ली है कि नहीं देख ली, कहाँ कहाँ स्ट्राइक करना है, वहाँ क्या अवस्था है, किसने घर में कुत्ते रखे हुए हैं, किसने घर में चौकीदार रखे हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें भी पहले से देख लेनी होती है। तो उसकी तैयारी में पर्याप्त समय लगता है, और ये भी पहले देख लेना होता है कि सामने व्यक्ति कैसा है, खूंखार है, मतलब कोई डॉन माफिया भी हो सकता है, कोई साधारण बिजनेसमैन भी हो सकता है जी। तो ये सारी अवस्थाएं हो सकती हैं, तो इनको देख करके पूर्व तैयारी कर लेनी होती है। अच्छा। तो फिर ये तैयारी करके फिर तो ये जीवन का अंग ही बन गया, तो चलता रहा विभाग में नौकरी के साथ। अच्छा। हाँ, होता रहा। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ईमानदारी से कहूँ, मुझे कठिनाई नहीं हुई। कठिनाई इस रूप में नहीं हुई कि किसी से मेरा व्यक्तिगत संबंध खराब नहीं हुए। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम अपने आप को डिटैच करके प्रोफेशनल तरीके से और बिना किसी के ऊपर किसी प्रकार का गलत दबाव डाले हुए काम करते रहे, तो सामने वाले व्यक्ति भी समझते रहे। उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, आप अपना काम कर रहे हैं, हमें आपसे कोई लड़ाई नहीं है। तो कम से कम मेरे जीवन में एक भी अवसर ऐसा नहीं आया
कि जिस व्यक्ति को मैंने रेड किया जी और जिसका मैंने हो सकता है कि मतलब उस समझ में मैंने बहुत नुकसान किया हो, उससे मेरे संबंध खराब हुए हों, उनसे संबंध मेरे बने ही रहे, कई बार तो उससे पहले से बेहतर हो गए। हमारा आपसी व्यवहार जो है वो कभी उससे डिस्टर्ब नहीं हुआ। हाँ, वो व्यवहार बना रहा। मुझे सूरत की एक घटना याद है। झुंझुनवाला साहब मेरे कमिश्नर हुआ करते थे, जो भी शेयर ब्रोकर थे ना, राकेश झुंझुनवाला जी। यस सर। तो उनके फादर मेरे पहले कमिश्नर थे, RS झुंझुनवाला जी, राधेश्याम जी झुंझुनवाला। तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया कि इस डॉक्टर को रेड करना है, इसको डॉक्टर को आप रेड करोगे? तो मैंने कर देंगे। बोला आप इनको जानते हो? तो मैंने कहा सर मैं जानता हूँ। तो कैसे जानते हो? He was a very famous pediatrician in Surat at that point of time, was the most famous pediatrician if I could say so. तो मैंने कहा ये मेरा बच्चे का ट्रीटमेंट यही करते हैं, 1 साल का मेरा बच्चा था। तो बोला यू हैव एनी प्रॉब्लम इन रीडिंग हिम? तो मैंने कहा सर प्रोफेशनल काम है, मुझे कठिनाई नहीं है। नाउ ही हैड दिस फेथ इन मी कि मेरे बच्चे का वो डॉक्टर है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि मैं जाकर के बता दूं। तो मैंने कहा तैयारी कीजिए। तो हमने पूरा तैयारी किया और उसको रेड स्ट्राइक कर दिया और हमें जो हम ढूंढ रहे थे वह मिल भी गया। तो हमारी सिस्टर सूरत में रहती थी, दूसरे दिन उनका फोन आया कि भैया अब बेटे को आप चेकअप करवाने के लिए उनके पास लेकर नहीं जाइएगा। हाँ जी, ये बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मैंने क्या हुआ? बोले उनको तो आपने रेड किया। तो हमने कहा कि रेड किया तो उससे क्या हो गया? वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरी तो लड़ाई नहीं है उनसे। नहीं, उन्होंने मुझे बड़ा समझाया, लेकिन खैर मैं तो उन्हीं के पास जाता था और वो उसी ढंग प्रेम से हमारे बच्चे को ट्रीट करते थे। तो वो उस रेड के बाद भी आपके बेटे के पीडियाट्रिशियन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा इतना सुंदर व्यवहार रहा आपस के अंदर, और उनका फाइनेंशियल तो लॉसेस काफी हुआ मेरे कारण से, कि जब मेरा सूरत से ट्रांसफर हुआ, अगर किसी ने मुझे सबसे अच्छा फेयरवेल दिया तो उन्हीं डॉक्टर साहब ने दिया था। अच्छा। हाँ, तो इसलिए मुझे उस रूप में तो कठिनाई नहीं आई करने के बाद। जैसा मूवीज में और सीरियल में दिखाते हैं या रेड पिक्चर में दिखाते हैं कि ये खंबे के अंदर से पैसे निकल रहे हैं, गार्डन से पैसे निकल रहे हैं, क्या ये सचमुच होता है? हाँ, स्वाभाविक रूप से। मुझे अहमदाबाद की एक घटना याद है कि एक घर में हम रेड कर रहे थे। सूचना पक्की थी, हमने वेरीफाई भी कर लिया था, और 2 दिन से हम सब लोग लगे हुए हैं, कुछ मिल नहीं रहा। तो हमारे मन में भी एक बहुत बड़ा वो स्ट्रेस रहता है टू हाउ टू मेक इट सक्सेसफुल। इतनी मेहनत की गई है और आज टाइम फेस कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो हमारे एक साथी की नजर बड़ी तेज थी, तो वो सारे घर में ये राउंड ले रहा था और छत पर घूम रहा था। वो घूमते घूमते पड़ोस के घर में उसकी नजर चली गई। तो उसने देखा वहां एक शर्ट सूख रही है। तो फिर उसके दिमाग में आया कि यही शर्ट तो मैंने इस घर में देखी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही तरह की 2 शर्ट इस घर में भी है, पड़ोस के घर में भी है? तो कहीं हो ना हो ये पड़ोस वाला घर भी इसी का है जिसकी हमें सूचना नहीं मिली। तो फिर हमने उसको तुरंत बराबर में उसको और रेड कर दिया। रेड करते ही उसके सारा जो कुछ हम ढूंढ रहे थे वो उसी घर में मिल गया। तो मतलब हर रेड अपने आप में कुछ सिखा कर जाती है, कुछ ना कुछ नई चीज देकर जाती है। जी, वो तो सीखने को रहता है। सर कभी अपने फैमिली की सेफ्टी, अपने सेफ्टी के बारे में भी कभी फियर रहा ड्यूरिंग दिस जर्नी एज एन ऑफिसर? नहीं, मुझे ईमानदारी की बात है कि मुझे कभी भी नहीं रहा। और जैसा मैंने आपसे अभी कहा कि मुझे कभी किसी से व्यक्तिगत था ही नहीं, और शायद यही कारण रहा होगा कि मेरे मन में यह विश्वास था कि सामने वाले व्यक्ति को भी मेरे प्रति व्यक्तिगत कुछ नहीं होगा। और मुझे तो ऐसा अवसर नहीं मिला जब सामने वाले ने व्यक्तिगत रूप से मुझे किसी तरह से हार्म करने का प्रयास किया हो, किसी भी रूप में ऐसा अवसर नहीं आया। और मैं आज भी ये मानता हूँ, कई बार मैं अपने साथियों को ये निवेदन करना चाहूँगा, अगर उन तक मेरी बात पहुँचे, कि यदि इस चीज़ को आप अपना सकें कि अपने प्रोफेशन को अपने व्यक्तिगत हित लाभ से अलग करके और एक ऑब्जेक्टिव के रूप में देखें और अपना व्यवहार आप अगर बनाए रखें, तो फिर मैं समझता हूँ कि यह कठिनाई नहीं आएगी। जो भावना आपकी रहेगी, सामने वाला व्यक्ति भी आपको उसी भावना से देखेगा। यह लार्जली प्रकृति का नियम तो यही है। मगर जो आप चीज कह रहे हैं दैट इज इजियर सेड देन डन, कि अपने प्रोफेशन को अपने आप से अलग करके रखना, ये तो एक तो माइंडसेट तैयार करने की बात, माइंडसेट तैयार करने की बात है। वो हम ऐसा नहीं है, हमारे बहुत से साथी करते हैं। आई मीन नॉट दैट आई स्टैंड आउट, इट्स नॉट सो, that will be too tall thing to say। मगर बहुत से लोग करते हैं, जो नहीं करते उनके कारण से कठिनाई आती है। बहुत से ऐसा नहीं है कि मेरा कोई इनेट था। I had seen my seniors behaving the same way, so I learned it from them। तो कुछ अपनी रहती है तो कुछ आप बाहर से सीखते हैं।
सही बात So है। there are very many doing like this, yes. तो और सर आप के जो IRS की जर्नी रही एज इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में, तो क्या ऐसा सिस्टमिक रिफॉर्म या क्या ऐसा कुछ नई चीज़, नया आयाम आपने इम्प्लीमेंट करा हो विच यू आर प्राउड ऑफ, विच यू वांट टू शेयर विद आवर ऑडियंस टुडे? देखिए, ऐसा है कि यूपीएससी का मतलब क्या है। एक 21 साल की उम्र में भारत सरकार ने मुझे IRS ऑफिसर बना दिया। एंड माइंडेड कि गवर्नमेंट में जो लेवल्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, 4 लेवल ऑफ रिक्रूटमेंट है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, सी एंड डी। ए इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिक्रूटमेंट। कोई भी रिक्रूटमेंट उससे ऊपर नहीं होता है। उससे ऊपर जो भी होता है प्रमोशन है। जैसे आज अगर CBDT का कोई चेयरमैन बना और बन रहा है, बनेगा, तो उसने शुरू तो आज IRS से ही किया। CBDT, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। हाँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। यस। कोई भी भारत सरकार का सचिव है, उसने IAS ऑफिसर के रूप में शुरू किया। कोई डायरेक्टर जनरल पुलिस है तो उसने IPS के रूप में शुरू किया। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कोई बाजार से उठा करके नहीं लाए जाते, वो कोई IPS ऑफिसर जो है थ्रू द रैंक्स बना। सो दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिक्रूटमेंट। उस लेवल पर 21 साल में रिक्रूट कर आपको महकमा अगर समझा दिया जाता है, संभला दिया जाता है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि आपको एक तरफ नियमों का पालन करना है, नई चीज, नया इनोवेशन इंट्रोड्यूस करना है। दूसरा, आपको लगे कि जहां आपको नियम बाधा बन रहे हैं, तो फिर उन नियमों से बाहर निकलने का रास्ता भी आपको ही खोजना है। अच्छा, तो इससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और इससे ज्यादा अधिकार कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या देगी? कोई प्राइवेट सेक्टर के अंदर 21 साल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना करके आपको नहीं भेज देगा, वहां भी आप रैंक से राइज करेंगे। यहाँ तो पूरा का पूरा महकमा ही आपको सौंप दिया जाता है। तो ये तो हमारा दायित्व बन जाता है कि हम उसमें कैसे देखते हैं। और एक फायरमैन में रहता है कि जहां पर आप जाएं वहां पर आप कुछ ना कुछ कर पाए। आपने पूछा, एक घटना मुझे याद है, बहुत होंगी। मैं प्रोविडेंट फंड कमिश्नर था दिल्ली का, और प्रोविडेंट फंड, लोगों का प्रोविडेंट फंड का पैसा जमा है और वो अपना पैसा निकालने आते हैं, और मुझे बड़ा कष्ट होता था कि वो उनको महीनों उनको पैसे नहीं मिल पाते। और करप्शन भी था, पैसा इसलिए नहीं मिल पाता कि नीचे के कर्मचारी करप्शन कर रहे थे, और जब भी पूछते तो किसी का फॉर्म खो गया, किसी की रिसीट नहीं मिल रही, ये सब कठिनाई होती थी। और उसका समाधान एक ही हो सकता था कि उसको कंप्यूटराइज किया जाए। और कंप्यूटराइजेशन का विरोध बहुत था, कर्मचारी यूनियंस नहीं चाहते थे कि कंप्यूटराइजेशन किया जाए। मैंने अपने बॉस को बताया, जो सेंट्रल कमिश्नर थे, उन्होंने मुझे रोक दिया कि तुम किसी भी हालत में कंप्यूटराइजेशन नहीं करोगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया लेवल पे इतना विरोध हो रहा है, तुम आज नया दिल्ली में शिगुफा खड़ा कर दोगे तो मुझे उसके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने मन में सोचा, उनको बताकर ही गड़बड़ कर दिया। और ये कब की बात है सर? ये बात है 1990 की, 10 साल नौकरी को हो गए थे मुझे। 1990 की, तो उस समय तो कंप्यूटर नया नया आया ही था। कंप्यूटर आया क्या था? कंप्यूटर था ही नहीं। आप तो बच्चों को हम खरीद कर देते हैं। एज कमिश्नर मुझे कंप्यूटर खरीदने की पावर ही नहीं थी। अच्छा, ना मैं कंप्यूटर खरीद सकता था, ना मैं सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता था, ना मैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकता था, और मैं चाहता था कि मैं कंप्यूटर से काम करूं। तो फिर मैंने रास्ता निकाला, तो एक NIC से मैंने रिक्वेस्ट किया कि आपके पास पुराना कंप्यूटर है क्या? तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास 286 पुराना है, खराब है, हम आपको दे देंगे, हम इसको डिस्पोज करने जा रहे हैं। तो मैंने उनसे उधार में ले लिया। अच्छा। फिर अपने कर्मचारी से कहा कि नेहरू प्लेस के अंदर बड़ी वो कंप्यूटर को ठीक करने वाली दुकान है, कोई जान पहचान वाला है तो उससे ठीक करवा के ले आओ। तो उसको ठीक करवा कर ले आया। तो एक मित्र को मैंने पकड़ा, मैंने कहा तुम सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे सकते हो क्या? तो उसने कहा कि कर सकता हूँ। 1,000 रुपया रोज के लिहाज से 1 महीने का 30,000 रुपया लगेगा। 30,000 रुपया मतलब आज के मुताबिक आप देखो तो 25-30 लाख रुपया मान लीजिए जी। और मुझे 100 रुपया खर्च करने की पावर नहीं थी। हाँ जी। तो मैंने कहा मेरे पास तो पैसा नहीं है देने के, लेकिन काम तो मुझे करना है। हाँ। तो कुछ और रास्ता बताओ, मेरे से तुम कोई काम करवा लो, मैंने उससे कहा। तो वो कहने लगा, उसका बच्चा 4 साल का था, कि मेरे बच्चे को DPS RK-पुरम में अगर आप अपनी सिफारिश से एडमिट करवा दो तो मैं आपका ये काम फ्री कर दूंगा। मैंने कहा मैं ये कर दूंगा, मेरे बच्चे का एडमिशन बाद में होगा, तुम्हारे बच्चे का एडमिशन पहले होगा। तो मैंने DPS के प्रिंसिपल से बात की, वो परिचित थी, उनको मालूम था कि मेरी परिचित है। तो मैंने उन्होंने कहा ठीक है जिन साहब आप कहेंगे तो बच्चे का एडमिशन कर देंगे। तो उन्होंने मेरा सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया। तो उधार का कंप्यूटर बाजार से रिपेयर करवा के और वो सॉफ्टवेयर उसमें इम्प्लीमेंट करके और हमने काम शुरू कर दिया। 3 महीने में सारी शिकायतें समाप्त हो गई। अच्छा। हाँ, तो फिर ये जब भी मेरे पास उसके बाद आता कि साहब मुझे रिफंड नहीं मिला है, तो मैं कहता कि 21 दिन का इंतजार कीजिए, 21 दिन में आपके घर पहुंच जाएगा। 22वें दिन मेरे पास आइएगा, दूसरे दिन नहीं आइए। और नहीं किसी को जरूरत पड़ती थी आने की। तो ऐसे जीवन के अंदर क्रम चलते रहने चाहिए, चलते रहे, जहाँ जहाँ रहे तो वो चलते रहे क्रम ऐसा जी। तो सर आज के टाइम में अब जो 2025 का भारत है और आपने अपने इस वाक्य में एक वर्ड यूज करा करप्शन,
तो सिविल सर्विसेज बीइंग द हाईएस्ट रैंक इन द कंट्री, जहाँ पे लोग बहुत मैसिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि करप्शन की वजह से वो इम्पैक्ट छूट जाता है या लोगों को एक गलत मैसेज जाता है? ऐसा है कि देखिए, ये तो चैलेंज सोसाइटी के सामने हमेशा ही रहा था। आप कोई भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को आइसोलेट करके नहीं देख सकते। वी आर ऑल प्रोडक्ट ऑफ द सेम सोसाइटी। हम अब मेरा बेटा तो पैसा कमा कर लेकर आए, और मैं जब किसी ऑफिस में काम करने जाऊं तो वो सामने वाला आदमी मेरा काम बिना पैसे के कर दे। सही बात है। अगर इस सोच के साथ हम समाज में रहेंगे तो फिर हम हर जगह ईमानदारी की अगर उम्मीद रखें तो ये कहीं हमारा दोष है। हमें एज ए सोसाइटी हमारी मानसिकता में, हमारे पैरामीटर्स में, हमारी एक्सपेक्टेशंस में चेंज लाना होगा। तो आइसोलेशन में किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बारे में किसी पर्टिकुलर बात को कह देना, वो कहना तो आसान है, बट यू हैव टू हैव ए लार्जर पर्सपेक्टिव। तो जो हमारी सोसाइटी होगी वही किसी भी सेगमेंट में मैनिफेस्टो वही रिफ्लेक्ट होगी। वो प्रयास किया जा सकता है, सिस्टम्स बदले जा सकते हैं, लेकिन असली बात तो सोसाइटी का नजरिया बदलना है। तो सर, आपने अपने अंदर इंटीग्रिटी, प्रेशर फ्रॉम पॉलिटिक्स, नॉट बेंडिंग डाउन, ये सारी वैल्यूज कैसे संभाल के रखी इतने सालों तक? देखिए, ऐसा है, कुछ तो इनेट होता है। जो आप बचपन से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, टीचर्स की वैल्यू से आता है, तो कुछ तो हर आदमी के बीच में इनेट होता ही है, और अधिकतर लोग उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। सभी तो न कल करप्ट थे, न आज हैं, न कल होंगे। सही बात है। तो वो हर आदमी अपने तरीके से उसको समझने की, अपने तरीके से उसको करने की कोशिश करता है। वो केवल मैंने ही किया हो, मैं समझता हूँ मुझसे भी ज़्यादा अपने आप को साफ सुथरा रखने वाले लोग हैं, थे और रहेंगे। ये तो एक अपना कमिटमेंट है। सोसाइटी तो एक ट्रिगरिंग इफेक्ट होता है, वो उसको चाहे तो उसको मोल्ड करने में और चाहे उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो जितना जितना आपका अपना कमिटमेंट लेवल रहेगा उतना हो जाएगा। लेकिन ये बात तो सही है कि अगर आप उस चुनौतियां दोनों रास्ते में हैं, आप उसको मेंटेन करोगे तो भी आपको चुनौती आएगी, न मेंटेन करोगे तो भी चुनौती आएगी। वो तो जीवन है। वो तो किसी भी, ऐसा नहीं है कोई ये कहे कि मैं करप्ट हूं तो आराम से जीलूंगा, ऐसा भी नहीं है। और कोई ये कहे कि साहब मैं नहीं फॉलो करूंगा तो मैं आराम से जीऊंगा, ऐसा भी नहीं है। क्यों कहीं सोसाइटी के स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो रही तो आपको चोट लग सकती है कि देखिए मुझे वहां से हटा दिया गया, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आप ये नहीं कह सकते कि साहब मैंने पैसा नहीं लिया तो मुझे आप उसी पोस्ट पे बनाए रखिए, तो फिर आप उसका जो है वो रिटर्न मांग रहे हैं। वो नहीं है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और फिर अगर आप करप्ट हैं और कहीं आप फंस जाएं और फिर आप कहें कि साहब मेरे से तो ज्यादा वो करप्ट था, तो वो भी आप नहीं कह सकते। वो भी नहीं कह सकते। हाँ, तो ये तो एक दिस कॉल हैज टू बी टेकन बाय इंडिविजुअल कि उसको किस रास्ते पे चलना है, सोसाइटी की हम सोसाइटी को कैसे देखना चाहते हैं। दोनों को अपनी अपनी कॉल लेने की जरूरत है। ठीक बात है, ठीक बात है। सो एंड यू आर पोस्टेड इन मेनी प्लेसेस अक्रॉस कंट्री, या ज्यादा समय कोई एक स्टेट, एक एरिया में बीता आपका? नहीं, मैंने काफ़ी स्टेशंस किए। मैं महाराष्ट्र में रहा, नागपुर में, औरंगाबाद में, मुंबई के अंदर, गुजरात में रहा, वलसाड, सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली मैंने मैक्सिमम समय गुजारा। मेरी पारिवारिक आवश्यकताएं थी तो मुझे दिल्ली में रहना जरूरी हो गया था, तो उस कारण से मैं दिल्ली में रहा। राजस्थान में रहा, बिहार, झारखंड में रहा, नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, J&K, चंडीगढ़ आ जाता है, उनमें रहा। तो इन स्टेशंस में वो मैं जोकिंगली कई बार कहा करता हूं कि हमारे यहाँ चूंकि ऑल इंडिया है कि आपको कहीं से कहीं ट्रांसफर किया जा सकता है जी। तो एक शायद एक फिलॉसफी रहती है कि जब ट्रांसफर हो तो मैक्सिमम एयर फेयर दिया जाए, जाइए जितनी दूर आप जा सकते हैं जाइए। तो ट्रैवल होता रहा, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा अनुभव है। एक लर्निंग है, अलग अलग कल्चर्स को देखना, लोगों से मिलना, अलग अलग रीति रिवाजों को देखना, वो भी एक अनुभव है। कितने साल की आपका सर्विस का रहा एक्सपीरियंस? 37 years. 37 years. That's the maximum that you can serve. That is the maximum you can serve. And you retired as the I was a principal chief commissioner for Northwest region. So वो that meant कि I was looking after the entire Northwest, headquartered at Chandigarh, then Punjab, Haryana, Himachal, J&K. तो इन सारी स्टेट्स को मैं देख रहा था at the time of my superannuation. And what year did you retire, sir?
2017, गुड 8 years नाउ। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ में 8 साल पूरे हो जाएंगे। जी जी। तो सर आज जो हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं लोग, उसमें काफ़ी सारे एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट्स भी होंगे, तो उनके लिए क्या मैसेज है? हाउ कैन दे गेट इनटू द सर्विस एंड हाउ कैन दे सर्व आवर कंट्री? देखिए, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का सिस्टम जो 79 में हमने दिया था, 80 में हम क्वालिफाई किए, और आज जो 2025 में दे रहे हैं, बहुत इवोल्व हुआ है, बहुत चेंज हुआ है, बहुत चैलेंजिंग हुआ है। हमारे समय में उतने इंजीनियर्स, उतने डॉक्टर्स, उतने प्रोफेशनल्स, IIM ग्रेजुएट्स कॉम्पीट नहीं करते थे। अब उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देयर इज अ बिगर नॉलेज सोसाइटी, इंफॉर्मेशन अवेलेबल भी बहुत ज़्यादा है, राइट। तो इसलिए इट हैज़ बिकम फार मोर कॉम्पिटिटिव। दूसरी बात यह है कि आज भी सिविल सर्विस जो एक कैनवस आपको ऑफर करती है, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि 21 साल की उम्र में आपको एक विभाग का इंचार्ज बना करके कह दिया कि रन द शो, तो ये पावर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपको किसी भी दूसरी सेक्टर के अंदर जल्दी से नहीं मिलेगी। तीसरी बात ये कि सोचिए 5 लाख कैंडिडेट बैठता है और 500 पास करता है। तो दुनिया में ऐसा कौन सा स्क्रीनिंग सिस्टम है, कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसमें केवल 500 को सेलेक्ट करने के लिए आप 5 लाख लोगों का एग्जाम लेते हैं और उसमें से छांट कर लेकर के आते हैं। दुनिया की बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी भी अपने एग्जीक्यूटिव्स को छांटने के लिए इतना श्रम नहीं करती होगी जो भारत सरकार 0.01%। जी जी जी। और चौथी बात यह है कि सोसाइटी लुक्स अपॉन यू विद रिस्पेक्ट, कि आप यूपीएससी से सिलेक्ट होकर आते हैं तो सोसाइटी आपसे ये उम्मीद, कम्युनिटी आपसे ये उम्मीद लगाती है, कम्युनिटी सोसाइटी दोनों बातें मैं कह रहा हूँ, कम्युनिटी ऑन ए स्मॉलर स्केल एंड सोसाइटी ऑन ए लार्जर स्केल, कि आप आए हैं यंग उम्र में तो आप कुछ अच्छा करेंगे, और पोजीशन आपको वो अपॉर्चुनिटी देती है जहां पर आप ट्रांसफॉर्म, आप किसी भी, आप चाहे पोस्टल डिपार्टमेंट में हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में हो, इट डजंट मैटर एज टू विच ऑर्गेनाइजेशन यू आर सर्विंग, बट इट नेसेसरली गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग अबाउट द चेंज और टू गिव ए न्यू थिंकिंग, टू गिव ए न्यू डायरेक्शन। और जो जितने चेंजेस आप देखते हैं उसमें बहुत बड़ा ऐसे यंग एंथुसियास्ट अफसर्स का कंट्रीब्यूशन भी है, कल भी था, है, आज भी है, और वो कल भी मिलता रहेगा। दोज हु ट्राई टू ब्रिंग अबाउट चेंज, तो जिनको ये चैलेंज हो, जो रन ऑफ द मिल में काम नहीं करना चाहते हों, जो चाहते हों कि मतलब एक बहुत लार्जर कैनवस के ऊपर हम अपना कहीं मार्क छोड़कर जाएं, तो यूपीएससी इज एन अपॉर्चुनिटी। और दुनिया में दूसरा कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे इतने बड़े स्केल के ऊपर एग्जामिनेशन लेकर के इतने थोड़े से लोग सेलेक्ट होकर के उनको ये अपॉर्चुनिटी दिया जाता हो। तो आई एम हैप्पी दैट आई वाज पार्ट ऑफ दैट। जी, अमेजिंग। तो 8 साल हो गए सर आपके रिटायरमेंट को होने वाले हैं बस, तो कैसा लगता है फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ पावर टू, जितना मैं आपको थोड़ा बहुत समझता हूँ, यू आर इन द जर्नी ऑफ प्राणा, पीस, तो फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ पावर टू द जर्नी ऑफ प्राणा एंड पीस, कैसे हुआ ये ट्रांजिशन? मुझे कोई बहुत फर्क तो नहीं लग रहा। मुझे ध्यान है 2017 में जब मैं रिटायरमेंट हो रहा था चंडीगढ़ में, तो मेरे ब्रदर इन लॉ भी वहीं थे, उनके परिवार के साथ बैठा था, उन्होंने कहा कि आप रिटायरमेंट होने वाले हैं और आपको कुछ लग ही नहीं रहा कि आपको कुछ महसूस हो रहा है। तो मैंने उनको हंसते हुए कहा कि महावीर राजकुमार थे, तो उनको मालूम था कि राजकुमार होने की फ्यूटिलिटी क्या है, दैट इज ऑल फ्यूटाइल। ये सब जो बाहर दिखाई दे रहा है, शानो शौकत, ये ठीक है, दिखावे की चीज है, अंदर सब्सटेंस में केवल इसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, इसलिए छोड़ करके वो संन्यास ले लिए। तो आपको बाहर से लग रहा है कि आई एम प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, मैं 5 स्टेट्स को देख रहा हूँ, इतने अधिकारी और सब काम कर रहे हैं, पर जन्नत की हकीकत मुझे मालूम है। तो इसलिए मुझे उसको, एक तो समय आ ही गया है और छोड़कर जाते हुए कोई बहुत कष्ट नहीं हो रहा है जब माई लाइफ, और दूसरा मेरा प्रयास रहा कि मैं अटैच नहीं हूँ किसी भी पोस्ट से, किसी भी पोजीशन से। तो एक जगह से मान लो एक पोस्ट से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया, चाहे वो स्टेशन बदला हो, चाहे वो पोजीशन बदली हो, तो मुझे
कठिनाई नहीं हो कि उसको मैं इतनी बढ़िया पोजीशन पे था, मैं ये छोड़ करके क्यों गया। बहुत जीवन में ऐसी कोई पोस्ट ऐसी थी कि जिसके ऊपर एवरीबडी इज एस्पायरिंग कि मुझे वही मिल जाए, कोई पोस्ट ऐसी थी जहाँ पे कोई जाना ही नहीं चाह रहा है। और मैंने एक के बाद एक दोनों ऐसे जीवन में देखता रहा, सब लोगों के साथ होता है, मैं भी देखता रहा। तो आई कुड टेक इट इजीली। तो इसलिए रिटायरमेंट के बाद मुझे नहीं कठिनाई हुई। और फिर मेरी मेडिटेशन में और इनसे संबंधित चीज़ों में बहुत पहले से रुचि थी, तो मेरे लिए तो एक जैसे प्लेटफॉर्म तैयार था। अच्छा। तो आई वाज फेयरली इन्वॉल्व इवन बिफोर दैट। तो उसके बाद मुझे और समय मिल गया, तो देन मुझे एक नया काम मिल गया, उसके साथ शुरू हो गया, एनफ टू कीप मी बिजी एंड हैप्पी। तो मैंने सुना है कि आपको रीडिंग का बहुत शौक है, और अभी आप बता रहे हैं मेडिटेशन में यू हैड गॉटन इनटू मेडिटेशन लॉन्ग बैक बिफोर यू रिटायर्ड। तो मेडिटेशन के लिए क्या इट केम फ्रॉम द फैमिली, या फिर किसी से मिले, कोई गुरु से मिले? हाउ डिड इट हैपन? एक्चुअली पढ़ने का शौक तो चाइल्डहुड से था। आई मीन से फ्रॉम द प्राइमरी एजुकेशन। आई मीन रामचरितमानस, शायद इफ आई रिकॉल करेक्टली, तुलसीदास के रामचरितमानस में जब चौथी क्लास में था, 7 या 8 साल का था, तो पूरी पढ़ ली थी मैंने। अच्छा जी। और जो कॉलेज तक जो उपन्यास या जो किताबें पढ़ाई जाती थी वो तो 9वीं 10वीं तक मैंने सारी पढ़ करके कर दी थी, जो मिल जाती थी। बस जब तक पूरी पढ़ नहीं लेता तब तक मैं छोड़ता नहीं था। ये हमेशा मेरी रुचि का विषय रहा। लेकिन उसके साथ एक चीज और थी कि मुझे समहाउ ये लगता था कि जो कहानी के रूप में जो बताया जा रहा है, तो वो केवल कहानी नहीं है, उसके पीछे कुछ और है। उसको कहानी तो केवल समझाने के लिए है, रहस्य कुछ और है। तो मैं अलग अलग साहित्य को पढ़ता रहा, अलग अलग लोगों को, अलग अलग विद्वानों को पढ़ता रहा। तो जैसे रामचरितमानस तुलसीदास की पढ़ी, तो ये एक भक्ति काव्य है। तो ये तुलसीदास उसमें हर वक्त राम की भक्ति करते हैं। थोड़ी सी और उम्र बढ़ी तो मैंने जाकर चतुर्सेन की वयम रक्षा में पढ़ी, वो भी रामायण पर आधारित है। अब वहां पर आचार्य चतुर्सेन उसे राम को भगवान के रूप में प्रस्तुत नहीं करते, वह उसे दिव्य पुरुष के रूप में, एक विशिष्ट पुरुष के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो वो उन चीजों को इंटरप्रेट करते हैं इन मेन कंटेक्स्ट वेयर ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। तो अब इन दोनों कंटेक्स्ट को आप जोड़कर देखते हैं तो आपको एक नया डायमेंशन मिलता है। तो मैं चाहे वो माइथोलॉजी की चीज रही हो या दूसरी कुछ भी रही हो, इस रूप में देखता रहा। तो ऐसे ही जो है मेडिटेशन के प्रति भी मेरी ऐसी ही रुचि थी। तो जब मेडिटेशन तो यूँ लगता है कि जैसे महावीर साधना करते थे, मेडिटेशन करते थे और कैवल्य पा गए। लेकिन जब आपने पढ़ना शुरू किया तो आपको समझ में आया कि ये तो इट रिलेट्स टू योर बेसिक एग्जिस्टेंस। आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आपके बायोकेमिकल चेंजेस हो रहे हैं, आपकी बायोकेमिस्ट्री चेंज हो रही है, आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, आपकी पूरी की पूरे हेल्थ पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, हेल्थ पैरामीटर के डिफरेंट डायमेंशंस हैं वो सारे के सारे चेंज हो रहे हैं। और उसका प्रोसेस क्या है वो आपको समझ में आ रहा है। तो समझ में आया कि दिस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये कोई एक अंधेरे कोने में बैठ करके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का नाम नहीं है, ये लाइफ का नाम है। So that started generating more and more interest into it। कि भाई ये इस चीज को हम क्यों भूले बैठे हैं। कि जैसे अब मैं हैरान होता हूं, मैंने कई डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा कि आपने ब्रेथ के ऊपर कितना पढ़ा है। मैं क्या मतलब? हमने कहा कि आपने तुम्हें बताया ही नहीं, पूरी न तो मेडिकल साइंस में बताया गया, न स्कूल एजुकेशन में बताया गया कि 1 मिनट में हम कितने सांस लेते हैं, और सांस कम या ज्यादा कर देंगे तो हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या फर्क पड़ने वाला है, हमारे फिजिकल हेल्थ पे क्या फर्क पड़ने वाला है, हमारी इमोशनल हेल्थ पे क्या फर्क पड़ने वाला है, हमारी इंट्यूटिव पावर पर क्या फर्क पड़ने वाला है, हमारी थिंकिंग, हमारी कॉग्निटिव फैकल्टीज, हमारी इमोशनल रेजिलियंस पर क्या फर्क पड़ने वाला है। अब इतनी क्रिटिकल चीज जो हमारे जीवन के साथ इतनी गहराई से जुड़ी हुई है, और उसके ऊपर पूरे एजुकेशन सिस्टम में एक पैराग्राफ भी नहीं है, फॉरगेट अबाउट ए चैप्टर। एंड इवन मेडिकोस डोंट रीड अबाउट इट, दे आल्सो डोंट नो अबाउट इट। तो वो फिर मुझे पढ़ते पढ़ते रुचि हुई, तो मुझे और उसमें गहराई में जाने में आनंद आया। तो अब तो हम इसी के ऊपर बच्चों के साथ भी काम कर रहे हैं, प्रेग्नेंट मदर्स के साथ भी काम कर रहे हैं, तो बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है उस पर काम करके। क्या काम कर रहे हैं सर बच्चों के साथ और प्रेग्नेंट मदर्स के साथ? अब जैसे प्रेग्नेंट मदर्स की बात ही है, तो कुछ कार्यक्रम चलते हैं, गर्भ संस्कार के या दूसरे कार्यक्रम चलते हैं। मैं सोचता रहा, लगभग 2 साल मैं सोचता रहा कि मदर्स को क्या दिया जाना चाहिए। मतलब जो आप प्रोग्राम की बात कर रहे हैं वो मेडिटेशन प्रोग्राम्स हैं?
जी Okay. जी For pregnant फॉर प्रेग्नेंट मदर्स। Okay. तो मेरे मन में सबसे पहली बात तो ये आई कि भी हाउ डू वी लुक एट प्रेगनेंसी। तो ये मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको ब्रीफली कहूँ कि हाउ डू वी लुक एट प्रेगनेंसी। तो मैं 2 साल सोचता रहा कि हाउ डू वी लुक एट प्रेगनेंसी, एंड देन इट सडनली अकर टू मी। तो मैंने एक फ्रेज कॉइन किया कि माँ की कोख एक मंदिर है, माँ की कोख एक मंदिर है और शिशु उसकी दिव्य प्रतिमा। यदि आपको दिव्य संतान को जन्म देना है तो साधना करनी होगी। So it's not husband wife coming together. It's not just a physical phenomena. There is much more into it. जिसको आपको साधना के रूप में स्वीकार करना होगा। ये जीवन की आपकी सबसे बड़ी बकौती, जीवन का आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आप 200 रुपए की सब्जी खरीदने के लिए 4 बार टटोलते हैं और एक संतान को जन्म देने से पहले आपने सोचा ही नहीं कि आपकी तैयारी क्या है। तो फिर उसके लिए फिर हमने पूरा का पूरा 1.5 साल का प्रोग्राम बनाया कि प्रेगनेंसी से 6 महीने पहले से लेकर के प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद पेरेंट्स को क्या करना है, मदर को क्या करना है, फादर को क्या करना है, परिवार के बाकी लोगों को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, कैसे अपने आप को इवेल्युएट करते रहना है। अब बच्चों के लिए प्रोग्राम बनाया हमने सुपर ब्रेन। हाँ, अब एक बात हम भूल जाते हैं, मैं यहां से बोल रहा हूं और आप मेरी बात सुन रहे हैं, एक पर्टिकुलर डेसिबल लेवल की आप मेरी बात सुन पाएंगे, उससे कम की नहीं सुन पाएंगे, उससे ज्यादा की नहीं सुन पाएंगे। ये मेरे सेंसरी ऑर्गन की लिमिटेशन है। इस दीवार से पीछे आप और मैं नहीं देख सकते, ये मेरे आंखों की सेंसरी ऑर्गन की लिमिटेशन है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन सेंसरी ऑर्गन से बियॉन्ड जब एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन पे आप चले जाते हैं तो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। इट इज इनफिनाइट, इट कनेक्ट टू द होल वर्ल्ड, होल यूनिवर्स। हमें नेचर ने ये ब्लिस दी है, हमें नेचर ने ये गिफ्ट दी है दैट वी कैन ट्रेवल फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ द सेंसरी ऑर्गन बियॉन्ड द सेंसरी ऑर्गन्स। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन डेवलप कर सकते हैं हम लोग। तो अब हमारी आंखें वो देखती हैं जो आंखें नहीं देखती हैं, हमारे कान वो सुन सकते हैं जो हमारे कान नहीं सुनते हैं, हमारा नाक वो स्मेल कर सकता है जो नाक स्मेल नहीं करता है, और हम वो सोच सकते हैं, हम वो जान सकते हैं जो हमारा ब्रेन नहीं जानता। जो हमने पढ़ा नहीं, जो हमने सीखा नहीं, जो हमने देखा नहीं, वो हम जान जाते हैं। दैट इज नोन एज इंट्यूटिव पावर। दुनिया की जितनी डिस्कवरीज हुई हैं वो इंट्यूशन से हुई है, डेवलपमेंट इंटेलेक्ट से हुआ। करेक्ट। लेकिन उसका विकास तो इंट्यूशन से हुआ। तो वो फिर हमने सुपर ब्रेन टेक्निक्स बनाई हैं। ये भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, जहाँ बच्चे ब्लाइंड फोल्डेड किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं। 1 मिनट के अंदर इतना याद कर देते हैं जो आप और दोनों मिलकर के हम उतनी देर में याद नहीं कर पाए। ये कितने महीनों का प्रोग्राम है सर? ये प्रोग्राम भी पूरा का पूरा, वैसे तो ये थ्रू आउट एजुकेशन के साथ चलने का है, लेकिन फिर भी प्रोफिशिएंसी गेन करने के लिए 1 साल का समय चाहिए। केवल कुछ नहीं, 20-20 मिनट की प्रैक्टिस रोज। ऐसा भी नहीं है कि बैठ करके किसी IIT में भर्ती होकर के आपको कोई श्रम करना है, केवल 20 मिनट। और यही उसकी खूबी भी रही कि उसको कैसे सिंपलेस्ट वे में डिलीवर किया जाए, दैट विद डिफरेंट एज ग्रुप्स यू आर एबल टू प्रैक्टिस इट कंफर्टेबली एंड देन स्टिल मेजर द चेंजेस दैट यू आर फीलिंग, दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग। तो वो हमने डेवलप किया। तो these are the things which give me a sense of creation and happiness. तो सर ये जो 2 प्रोग्राम्स आपने बताए, डिवाइन चाइल्ड प्रोग्राम एंड सुपर ब्रेन प्रोग्राम, हाँ, तो इसके लिए हमारे जो भी ऑडियंस में सुन रहे होंगे उनके लिए हम लिंक एंड फोन नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे सो दैट दे कैन गेट इन टच। जी, स्वागत है। बिल्कुल, ये तो एक वॉलंटरी वर्क है एंड वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। इट विल बी अ प्लेजर। जी। तो कोई ऐसा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ हो, आपके किसी स्टूडेंट के साथ हुआ हो विच चेंज देयर मेडिकल कंडीशन और समथिंग? बहुत मैं ये कहूँगा कि रोज ही होता है। मैं 2 घटनाएं आपको विशेष तौर से बताता हूँ। 2015 की बात है, मेरी सिस्टर को कैंसर हो गया था, ब्रेस्ट कैंसर, और 2014 से 2015 की जर्नी में उनको ब्रेस्ट रिमूवल हुआ, 10 कीमोथेरापी हुई, 28 रेडियोथेरापी हुई, और उनकी हालत को देख करके वो तो तड़पती ही थी, हम लोग भी तड़प जाते थे। वो अपना हाथ नहीं उठा सकती थी, उनका 7वें दिन बुखार आता था, एक वक्त का खाना नहीं बना सकती थी, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहते थे, कमज़ोर हो गई थी, वेरिकोज वीन्स जो हैं वो ब्लूइश पड़नी शुरू हो गई थी, इम्यूनिटी सिस्टम 0 हो गया था। ऐसे में मैंने उनसे कहा कि आप हमारे साधना केंद्र में, जहाँ जिसके साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, अध्यात्म साधना केंद्र छतरपुर दिल्ली, वहाँ आप आ जाइए। वो शी वॉज नॉट विलिंग टू कम, क्योंकि मूड स्विंग्स थे। समहाउ आई मीन शी कुडंट से नो टू मी कि बड़े भैया हैं, जाना तो पड़ेगा। हमारे जीजा श्री ने भी उनको परसुएड किया, आ गए।
कैन यू बीट इट? कि 7 दिन का उन्होंने प्रोग्राम किया, उनका फीवर चला गया, उनका दर्द चला गया, उनके मूड स्विंग्स खत्म हो गए, उनकी वेरिकोज वेन्स जो ब्लूइश थी और जो डॉक्टर ने कहा था कि इसको हम ऑपरेट करके निकालेंगे, वो साफ हो गई, बिल्कुल एकदम से ठीक हो गई 7 डेज के अंदर। तो डायबिटीज के, अस्थमा के, बीपी के, हार्ट के, डिप्रेशन के, पीसीओडी के, यू नेम अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, और लाइफस्टाइल ही नहीं, कैंसर तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं, हालांकि अल्टीमेटली कैंसर भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो ऐसे केसेस हमें रोज वहां पर मिलते हैं, मतलब यू नेम अ डिजीज एंड विल हैव एन नंबर ऑफ केसेस टू कोट। एंड सिमिलरली मतलब ऐसे केसेस होते, मेरे एक साथी थी, वो ट्रेनर थी, वो ध्यान करने पहले दिन बैठी तो मेरे साथियों ने आगे किया कि सर देखिए उनको, राजू को क्या हो गया। हमने कहा चलिए देखते हैं, तो पता लगा वो ध्यान से बाहर नहीं आ रही। अच्छा। तो 4 घंटे बाद उनको एक प्रक्रिया के द्वारा हमें बाहर लेके आना पड़ा। तो बाद में तो उनके ऊपर मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि आप 1 घंटे से ज़्यादा ध्यान नहीं करेंगी। उसका एक कारण था, वे एक्चुअली उनका नया नया विवाह हुआ था और बहुत गहरी साधना में जाने में फिर विरक्ति होनी शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा अभी इसके लिए आप पहले घर वालों की अनुमति ले लीजिए कि आपको किस जीवन में, किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो ऐसे केसेस भी बहुत होते हैं जहाँ बहुत ध्यान की गहराई की अवस्था में जाकर के और आपको बहुत ही विशिष्ट अनुभूतियाँ होती हैं। प्रीमोनिशंस होना, आपको घटनाओं का पूर्वाभास हो जाना, आपका अनुमान लगा पाना, ये तो मतलब एक साधारण बात है। सर इसके हम कोई साइंटिफिक वैलिडेशन भी कर रहे हैं? ये ऑलरेडी हमारे स्क्रिप्चर्स में या फिर एक बहुत एंशिएंट चीज है मेडिटेशन। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये हमारा उस प्रोसेस का पूरा पार्ट है। वो चाहे सुपर ब्रेन प्रोग्राम हो, और चाहे हमारा डिवाइन चाइल्ड हो, और चाहे हेल्थ के प्रोग्राम्स हो, तो हम उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। और सुपर ब्रेन के अंदर तो हम साइंटिफिक रिसर्च भी कर रहे हैं। ओके। हाँ, मतलब मेडिकल एंड साइंटिफिक वैलिडेशन। जी 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 जी, नो, इट्स वेरी एसेंशियल। हमारे पास एंशिएंट विजडम है और वेस्ट उसको साइंटिफिक रिसर्च से वैलिडेट कर रहा है। व्हाई नॉट अस? हाँ, तो ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें ये कह देना कि हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन हम आज की लैंग्वेज में उसको वैलिडेट कर नहीं देंगे, तो देन वी आर टू बी फॉल्टेड। तो हम ये काम कर रहे हैं। और आज के जनरेशन के जो लोग हैं वो एक्चुअली हर एक चीज के पीछे रैशनल जानना चाहते हैं। वो आप बोलें कि नहीं, तो हमने तो तैयार किया है। हमने हमने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एक मॉडर्न एजुकेशन दी, एक साइंटिफिक एजुकेशन दी, एक लॉजिकल थिंकिंग दी, एक क्रिटिकल एनालिसिस दिया। तो उनको हमने इस बात के लिए तैयार किया ना कि वो हर प्रश्न को जांचे, समझे और फिर स्वीकार करें। करेक्ट। तो फिर इस विजडम के ऊपर भी क्यों नहीं? और फिर अगर हमें संकोच तब हो जब उसके पीछे विज्ञान नहीं रहा। वो तो अगर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर वो विज्ञान नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन बिना जाने आप उसको मत छोड़ दीजिए। तो पहले उसको आप एग्जामिन कर लीजिए, पहले उसको स्टडी कर लीजिए। मुझे तो लगता ही नहीं है कि कुछ उसमें विज्ञान है। इट्स ऑल साइंस, इट्स ऑल फिजिक्स। जी। सो आपको आपके जर्नी में, आपके लाइफ में, आई थिंक मेडिटेशन हेल्प्ड यू in managing your emotions and energy and having a clear focus during your life? Yeah, it will do anybody, and of course it did help me a lot because it gives you an opportunity to keep on looking within, keep on critically examining yourself, keep on evaluating yourself by yourself. तो आप बाहर वाले की नज़र से नहीं, आप अपनी नज़र से जब इवेल्युएट करना शुरू कर देते हैं तो फिर जर्नी थोड़ी सी ज़्यादा आसान हो जाती है, जर्नी थोड़ा अच्छी हो जाती है। तो अब हम क्या देख रहे हैं केसी जैन सर, नाउ एट दिस स्टेज इन योर लाइफ, अब आप आगे क्या सोचते हैं दैट यू विल बी परसुइंग दिस पाथ ऑफ हेल्पिंग अदर्स मूव फॉरवर्ड विद मेडिटेशन, विद प्राणा एंड हीलिंग अदर्स? व्हाट इज अब हाँ, बाकी जो आपने कहा वही सब कुछ, सिर्फ एक चीज छोड़ करके, हेल्पिंग अदर्स। अच्छा। वो आई एम एक्चुअली हेल्पिंग माई सेल्फ। मैं तो दूसरों को हेल्प नहीं कर रहा हूँ, वो तो बाय डिफॉल्ट किसी को फायदा हो जाता है। मेरे लिए लर्निंग है ये। तो आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग, आई फाइंड इट रियली एक्साइटिंग कि जब मैं बच्चों को ये देखता हूँ कि वो एकदम से उनके मेमोरी के अंदर अमेजिंग चेंजेस आए हैं। जब मैं डिवाइन मदर्स को देखता हूँ कि वो उनकी 2 महीने की प्रेगनेंसी है और वो ये कहती हैं कि दे आर एबल टू टॉक टू द चाइल्ड इन द वॉम्ब। आई मीन यू मे सरप्राइज, हमारी जितनी भी डिवाइन मदर्स, आई कॉल देम डिवाइन मदर्स बिकॉज इट्स अ डिवाइन एक्सपीरियंस। तो वो अपने बच्चों से गर्भ में बात करती हैं और उन्हें बताती हैं
कि मेरी आज तो बात हुई, आज मेरा बच्चा खुश था, आज मेरा बच्चा नाराज था, है ना, तो इट्स रियली एक्साइट्स यू। तो ये जो लर्निंग है, ये लर्निंग अपने आप में एक बड़ा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है। इस प्रोसेस में लोगों की हेल्प हो जाती है, वो एक मेरा सौभाग्य है, बट देन माय पर्पज इज माय ओन ग्रोथ। उसमें दूसरों का भला हो रहा है नहीं हो रहा वो जाने। जी जी, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रही सर, और जैसा मैं 3 वर्ड में लिंक कर पा रहा हूँ अपने दिमाग में, फ्रॉम पापड़ टू पावर टू प्राणा, this is what my mind is saying right now. अरे that, जी जी, that it started by making papads and then having power. मैं अपने जो पापड़ टू पावर जो कहा, हाँ जी। इसके बीच में मैं एक छोटी सी चीज आपको कहना चाहूंगा, एकदम से मुझे स्ट्राइक किया जी कि 1980 जून की मुझे घटना याद है। तो मैं अपने रिजल्ट का होम टाउन में बैठकर इंतजार कर रहा था कि रिजल्ट आने वाला होगा। रेडियो ने अनाउंस कर दिया था कि यूपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, और मेरा छोटा ब्रदर उस वक्त दिल्ली में था। तो मुझे लगा कि अब तो उसने अभी टेलीग्राम भेज दिया होगा, टेलीग्राम पहुंचने वाला होगा, टेलीफोन तो उन दिनों मिलते नहीं थे। अब यूपीएससी का रिजल्ट अनाउंस होता है दोपहर को 3-4 बजे, और रेडियो पर अनाउंसमेंट हुआ रात को 9 बजे, ऑल इंडिया रेडियो से सुनते थे। अब सड़क से बाहर से गुजरने वाला हर आदमी मुझे पोस्टमैन नजर आ रहा है, जो तार लेकर आ रहा है, टेलीग्राम लेकर आ रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो गया। और जैसे ही पीठ दिखाई देती है वैसे ही मन में उदासी छाती है। तो पूरा घर जो है सारी रात इसी अवस्था से गुजरा है, और कोई दूसरे से कुछ नहीं कह रहा, लेकिन दूसरे के भावों को समझ रहा है। अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा कि सुबह 10-10:30 बजे एक दिल्ली से न्यूज़पेपर आता था, उसमें अगर रिजल्ट आ गया हो तो देखा जाए। तो हमारे फादर साहब ने मेरे चेहरे पर उदासी देखी, उदास तो वो भी थे, परिवार के दूसरे लोग भी थे, और वो भावों को समझ रहे थे। और मैंने आपसे कहा कि बड़ा वो कच्चा सा घर 25 बाई 25 फुट का, और वही एक झोपड़ी थी जिसमें रहते थे, और किस ढंग से गुजारा हो रहा था, एक एक दिन गुजरना मुश्किल था। उस वक्त मेरे फादर मुझे आकर कहते हैं कि फिक्र मत करो, अभी तो अपने पास मकान है, इसे बेच देंगे लेकिन तुम्हारी पढ़ाई करवाएंगे। तो मैंने पहले आपसे कहा ना कि हमारे माँ बाप ने जो कुछ हमारे लिए किया, जो साधना की, जो उनका एक जिजीविषा थी, पैशन था, उसका तो शायद 10% भी हमारे पास नहीं है। आज आपके शो में उनको मैं प्रणाम जरूर करना चाहूँगा। सो नाइस सर, मतलब आपकी ये स्टोरी सुन के गूज़बम्स हो रहे हैं मुझे कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए लाइफ में जी किस कदर डेडिकेटेड रहते हैं, एंड जी जी जी, रियली वेरी इमोशनल दैट मोमेंट। तो चैलेंजेस तो आपके जर्नी, आपके लाइफ के पार्ट रहे हैं फ्रॉम एन इनिशियल ईयर्स। कुछ हमारे ऑडियंस को कहना चाहेंगे कि इन चैलेंजिंग टाइम्स वो उनको किस तरह से माइंडसेट रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, सो दैट ये जो आजकल बज़ वर्ड बन चुका है डिप्रेशन, इसके अंदर वो ना जाए। मुझे तो ये जो समझ में आया कि प्रकृति का नियम यही है, दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। नेचर चाहती है कि आपके पास चैलेंज आए, आप चैलेंज को स्वीकार करें और आगे बढ़ें, उसी से आपको मजबूती मिलेगी। जैसे एक मैं बहुत छोटा सा उदाहरण दिया करता हूं कि कोई आदमी जिम के लिए जाता है और वो वजन को उठाता है। अब जब वो वजन उठाता है तो उस वेट उसके हाथों में ट्रांसफर नहीं होता, ताकत तो उसकी अपनी ही लगती है, उसके सहारे से उसके मसल्स मजबूत बन जाते हैं। तो जो नहीं उठाएगा उसके मसल्स मजबूत नहीं होंगे। तो यदि आपको अपने मसल्स को मजबूत बनाना है तो आपको उसको चैलेंज देना होगा, उसको स्वीकार करना होगा। तो ऐसे ही लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो आपको मजबूत बनाने के लिए आ रहे हैं। तो जो संघर्ष को स्वीकार करेगा उसको प्रकृति आगे बढ़ने का अवसर देगी। जो संघर्ष को बचकर के निकलेगा, उसको उससे परेशान होगा, तो प्रकृति उसके लिए व्यवस्था करेगी कि यू आर अनफिट, सो यू डोंट हैव अ राइट टू सर्वाइव। तो आपको हमेशा ही चैलेंज को वरदान के रूप में स्वीकार करना है कि वो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए टू ग्रो, टू इवोल्व। अगर वो नहीं है तो आप प्रकृति के नियम की अवहेलना कर रहे हैं और फिर आपको ग्रोथ का अवसर नहीं मिलेगा। इस माइंडसेट को डेली बेसिस पे कल्टीवेट करना पड़ेगा। जी, हमारे प्राणायाम की जो प्रैक्टिस है, मैं कहता हूँ उसमें प्रैक्टिस में यही है। अच्छा, हाँ, वो उसका प्रैक्टिस का एक पार्ट है ये। तो वो भी एक तरह से आपको अंदर से चैलेंज करने की प्रैक्टिस है कि हाउ डू यू चैलेंज योरसेल्फ। तो वो अपने आप से आप में वो चेंजेस लेकर आती हैं,
जिससे आपकी रेजिलियंस बढ़ती है, आपकी विदस्टैंड करने की पावर बढ़ती है, तो वही प्रयुक्त तो करवाने का हम प्रयास करते हैं. एंड दैट इज हाउ पीपल आर एबल टू ओवरकम देयर, दैट ब्रिंग्स अबाउट नेसेसरी बायोकेमिकल चेंजेस, दैट ब्रिंग्स अबाउट नेसेसरी इमोशनल चेंजेस. वो एक पूरा का पूरा एक क्रम है, उसका एक पूरा प्रोसेस है. तो वो अपने आप से वो साइकिल शुरू हो जाता है व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग इन दैट डायरेक्शन. वो कैसे इमोशनल चेंज से, हार्मोनल चेंज से, बायोकेमिकल चेंजेस से आपके नेचर में चेंजेस होता है, कैसे एक पूरा साइकिल बनता है, वो एक बड़ा साइंटिफिक है वो. तो वो अपने आप उसमें होना शुरू हो जाएगा. यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट दिस फिनोमिना कि दिस एनी चैलेंज दैट इज कमिंग, बी इट इकोनॉमिक, बी इट हेल्थ और एनी फॉर दैट मैटर, ये एक इवोल्यूशन के लिए, लर्निंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी है. एंड इट हैज टू बी कैपिटलाइज, इट हैज टू बी पुट टू यूज. ये जैसे ही ये नजरिया बदल जाएगा. मैं अपनी व्यक्तिगत एक चीज को इस कंटेक्स्ट में जब आपने पूछा तो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ. माई सन इज ए स्पेशल चाइल्ड. तो बचपन में हम किसी को बताते हुए झिझकते थे, पीछे रखते थे, किसी के सामने जिक्र नहीं आए कि साहब देखिए बच्चा जो है वो स्पेशल है और वो ही इज नॉट मैचिंग टू अदर्स. ये संकोच रहता था. एक दिन कहीं से कुछ लर्निंग मिली और पति पत्नी के मन में आया कि हमें संकोच करने की क्या जरूरत है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए. तो जिस दिन से हमने स्वीकार किया और इस रूप में स्वीकार किया कि देखिए ये हमें अपॉर्चुनिटी है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ हिम और देयर इज नथिंग टू फील डाउन अबाउट इट, तो हमारी जिंदगी बदल गई. और उस लेसन ने हमारे जीवन के बाकी देखने के नजरिए को भी बदल दिया कि जो कुछ आ रहा है उसको आप स्वीकार कीजिए और अपॉर्चुनिटी मानिए. तो यही मैं अपने प्रति मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब ये अगर भावना बनी रहे तो दिस कैन मेक द लाइफ हैप्पी. दैट्स रियली अमेजिंग सर, एंड हैट्स ऑफ टू योर स्पिरिट दैट आपने ये हमारे साथ शेयर भी करा दैट योर सन इज अ स्पेशल चाइल्ड. आई वाज टोटली अनअवेयर अबाउट इट. जी जी जी, थैंक यू. ये तो बाय द वे आपने थैंक यू. जी जी सर, अब आप किस तरह से समाज में अपने आप को, ऐसा होता है ना कि एक लेगेसी छोड़कर जाते हैं बिजनेस ओनर्स की, भाई ये छोड़ा, या फिर कोई एक नाम छोड़कर जाना चाहते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि समाज आपको किस तरह से याद रखे, एज अ सिविल सर्वेंट, एज अ सीकर और समथिंग एल्स? वो एक मुझे मालूम नहीं, हमारी उम्र में तो बड़ा एक मशहूर गाना था मुकेश का जी, आपने वो सुना है कि नहीं सुना, वो क्यों कोई मुझको याद करे, मगरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे, है ना. तो मेरे में ऐसा क्या खास है जिसके लिए लोग मुझे याद करें और क्यों याद करें. बहुत लोग आएंगे अपना अपना कंट्रीब्यूशन देख, बहुत लोग आए अपना करके चले गए, बहुत आएंगे बहुत कर रहे हैं. तो मैं तो अपने आप में ऐसा कुछ नहीं समझता कि ऐसा विशिष्ट है जिसके लिए मुझे याद किया जाए. मैं तो स्वांतः सुखाए अपने सुख के लिए कर रहा हूँ, कोई याद करे न करे उसकी मैं चिंता काहे करूँ. तो दिस इज हाउ आई लुक एट थिंग्स. जी, थैंक यू सो मच सर. इट वाज रियली, इट हैज़ बीन अ रियल प्लेजर टॉकिंग टू यू. आपने अपने लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में और अभी अपने मेडिटेशन एंड पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के बारे में बिल्कुल अनफिल्टर्ड हमें बताया, दिल खोल के बताया, और हमारे ऑडियंस को जितना बेनिफिट मिल सकता है, चाहे आपके इतने इंटरेस्टिंग किस्सों को सुनकर, आपके स्ट्रगल को सुन के, एक रियल स्टोरी को सुन के कि एक कच्चे मकान से, एक राजस्थान के गांव से निकलकर एक लड़का दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स तक पहुंच जाता है और आज वो सब पावर को रिलिंक्विश करके छोड़कर समाज की सेवा में लग जाता है. इट हैज़ बीन रियली इंस्पायरिंग टॉकिंग टू यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. प्लेजर. Wow, what an interesting conversation with Shri K.C. Jain ji. I am nothing short of speechless. If you've liked today's episode, please like and subscribe. Do share it with someone you think will benefit out of listening to his inspiring stories. So until next time, Sadar Jai Jnendra from Team Unfiltered Stories. Please put your questions in the comments so that we can respond to them. Thank you.